आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, पूरे हो गए। 19वाँ 79th स्वतंत्रता दिवस। आप सबको इसकी बधाई, अम्बेडकरनामा के सारे दोस्तों को इसकी बधाई। आज का दिन जो मोदी जी का भाषण है, उसे कुछ अंश मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उसका विश्लेषण करेंगे और इस अवसर पर नेहरू जी को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, सोशलिस्ट थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे और जब आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान हथियार खरीद रहा था, सैन्य शासन की ओर बढ़ रहा था, सेना पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष समूह में रहकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़, माइंस तमाम ये संस्थाएँ पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा कर रहे थे और आरएसएस, बीजेपी ने उन्हीं को ध्वस्त करना शुरू किया। उनके निशाने पे नेहरू सबसे ज़्यादा रहे। अम्बेडकर को अटैक कर नहीं सकते हैं क्योंकि वोट का मसला है। इसलिए जो भी उन बेचा, मैंने एक अभी वीडियो बनाया है जो लगेगा कि एक सोशलिस्ट ब्राह्मण ने देश को बहुत कुछ दिया और अटल बिहारी वाजपेयी वो बेचना वहाँ से शुरू हुआ। मतलब कि शिक्षा, रोजगार, पेंशन सब कुछ वहाँ से खत्म होना शुरू हो गया और उन्होंने बाकायदा डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाई। उनके शागिर्द नरेंद्र मोदी ने उस रफ्तार को अद्भुत गति से आगे बढ़ा दिया। मैंने नेहरू जी के बारे में आज इसलिए बात की कि 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे हैं और मोदी साहब नेहरू जी से अपनी तुलना करना चाहते हैं कि 3 बार नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे, मैं भी प्रधानमंत्री रहा। आज उन्होंने कहा उसके कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कह रहे हैं कि मैं लाल किले के प्राचीर से 100 साल इस राष्ट्र की सेवा में योगदान देने वाले सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को स्मरण करता हूँ। उसके बाद पिटारा जैसा कि बोले थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन लाएंगे, सबके जेब में खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो कहा कि आज के दिन हम देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू हो रही है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाली बेटियों को सरकार 15,000 रुपए देगी। क्या-क्या और उन्होंने कहा है इसका विश्लेषण इस एपिसोड में। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, आप लगातार सुन रहे हैं, तो आज समझते हैं कि आरएसएस के 100 साल और लाल किले की प्राचीर से मोदी जी की तारीफ। स्वागत है सर, नमस्ते। धन्यवाद रतन लाल जी, आपने तो देख ही लिया होगा जी, अब फ्लोर आपके पास। जी। रतन लाल देखिए, ये अगर मैं कहना चाहूँ कि आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों में 2 सबसे विपरीत छोर कौन से हैं, तो एक तरफ मैं रखूँगा जवाहरलाल नेहरू को और दूसरी तरफ रखूँगा नरेंद्र मोदी को। ये पूरे एक दूसरे के विरोधाभासी चरित्र हैं। नेहरू जी की जो संस्कृति थी, उनकी जो पढ़ाई-लिखाई थी, दुनिया के मामले में और भारत के बारे में उनकी जो समझ थी और उनके जो विचार थे, जो विकसित हुए थे संघर्ष से, वो केवल शाखाओं में रह के कहीं किताबों में लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने नहीं पढ़ा, वो पूरे संघर्ष में शामिल थे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनकी जो पैनी नज़र थी और उन्होंने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष देशों की एक नींव रखी, वो मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में अद्भुत है। और एक बार जब कई जब दुनिया 2 पोल में बटा हुआ था, एक तरफ जी, यूएसएसआर और अमेरिका, उन्होंने तीसरा जी, खेमा तैयार किया, जो गुटनिरपेक्ष बिल्कुल। लोगों का। हाँ, तो ये दोनों अपनी दादागिरी में थे, एक तरफ से अमेरिका, दूसरी तरफ से रशिया। और ख़ैर उसमें फ़र्क था, रशिया थोड़ा-सा दूसरे देशों की मदद भी कर रहा था ताकि वो साम्राज्यवाद की पकड़ से बाहर आएँ। और ख़ैर वो एक छोटा-सा चैप्टर है। जहाँ तक नेहरू जी का सवाल है, उन्होंने इस बात को गहराई से समझा और जब ख़ैर उनके बारे में बहुत सारे अफ़वाहें भी फैलाई जाती हैं, पर गांधी जी के साथ नेहरू जी के कई विवाद भी होते थे, कई बातों पर फिर भी गांधी जी को पता था और गांधी जी पहचान गए थे कि ये वो व्यक्ति है
जो देश को वास्तविक नेतृत्व दे सकता है। गांधी जी तो देश की पूरी नब्ज़ को जानते थे और जी, इस आधार पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के हाथ में अपनी पूरी विरासत सौंपी और नेहरू जी ने भी पूरा अथक परिश्रम करके उनकी जीवनी में अगर आप जाएँ, तो ख़ैर वो बहुत लगन से काम करते थे, बहुत हुँ, हुँ, विनम्र थे। उनके 1-2 किस्से मैं पहले आपको बता दूँ कि कैसे वो अपने आप को एक नागरिक की तुलना में रखते थे। हुँ, तो एक घटना तो ऐसी है कि एक बार वो कार से उतर रहे थे, उस समय सिक्योरिटी तो इतनी बड़ी होती नहीं थी, तो एक जी, महिला ने आके उनका कॉलर पकड़ लिया। महिला ने आके कॉलर पकड़ लिया और कहा, "आज़ादी के बाद तू तो प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या मिला?" तो नेहरू जी ने कहा, "आपको अधिकार मिला है कि आप अपने प्रधानमंत्री का काला कॉलर पकड़ सकें।" एक, दूसरा हुँ, उस समय शंकर्स वीकली आती थी और हुँ, शंकर्स वीकली में लगातार नेहरू जी की आलोचना होती थी, उन पर कार्टून बनाए जाते थे। तो नेहरू जी, जी जी, को पता नहीं था ये हो रहा है। एक दिन उनकी नज़र गई वो पत्रिका पर, तो वो तो काफ़ी प्रसन्न हो गए कि ये ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा ऑफ़िशियल नहीं हो सकता, जिसकी आलोचना हुँ, ना की जाए और आलोचना ही सुधार का रास्ता है। तो उन्होंने शंकर जी को फ़ोन लगाया और कहा कि आप आइए, हम थोड़ी देर बैठकर गपशप करेंगे। अब हुँ, आज का समय था और ऐसा कोई फ़ोन आता, तो जिसको फ़ोन आता वो तो डर जाता। डर पर जाना शंकर गए वहाँ और हँसी-मज़ाक हुआ और उन्होंने शंकर को कहा, भई आपसे एक ही शिकायत है कि आप के जो कार्टून हैं वो मेरे तक पहुँचते नहीं हैं। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसको चालू रखिए और मुझे छोड़िएगा मत। मेरी आलोचना किया कीजिए, यही मुझे एक अच्छा रास्ता आगे जाने का दिखाती है। यानी उनका एक जो लोकतांत्रिक चरित्र था, वो इसमें पूरी तौर से दिखता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं ना देश का पहला नागरिक हूँ, पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल सबसे ऊपर हूँ और अपने इसमें ये करे। खैर ये एक बात है, पर नीतियों में भी देखिए, वो उनके सामने पूरा देश का चरित्र पड़ा था कि और उन्होंने पूरी दुनिया देखी भी थी कि देशों ने कैसे प्रगति की, किस आधार पे औद्योगिकीकरण बढ़ा, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, सब क्षेत्रों में जैसे आइंस्टीन जैसे व्यक्ति के साथ वो बैठकर बातचीत कर सकते थे लंबे समय तक, कई मुद्दों पर, आइंस्टीन जैसे व्यक्ति के साथ और दुनिया के दूसरे भी जो नेता थे, वैज्ञानिक थे, सांस्कृतिक कलाकर्मी थे, सभी पर उनकी नज़र थी। और रतनलाल मुझे सबसे बेहतरीन बात ये लगती है कि उन्होंने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं। शिक्षा हो, संस्कृति हो, कला हो, लेखन हो, नृत्य हो, सब पर उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को ढूँढा, जो उस क्षेत्र में इसका विकास कर सकें और उनके विकास का बिंदु वही था और नेहरू जी खुद मानते थे कि उनकी वास्तविक प्रेरणा महात्मा गांधी से आती है और महात्मा गांधी जैसे कहते थे कि हमारी नीतियाँ बनाते समय हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये नीति से कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जी, उनका एक पूरी नीतियों का लुभो-लुभाव था। वो पंचवर्षीय योजना अब देखिए पंचवर्षीय योजना अभी तो खत्म कर दी गई, पर मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत शौक से पढ़ता था पंचवर्षीय योजनाएँ, कैसे थोड़ा-सा रशिया में 4 वर्षीय योजना होती थी, यहाँ पंचवर्षीय योजना। मतलब एक आप प्लान बनाओ देश के विकास का, ये एक तरफ है। और जो आज मोदी ने कहा कि मैं उस सब स्वयंसेवकों को याद करता हूँ वगैरह-वगैरह। अब देखना तो यही है कि जहाँ तक देश का संविधान है, ये स्वयंसेवक किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। जहाँ तक देश की औद्योगिक प्रगति है, शैक्षणिक प्रगति है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति है, ये लोग किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, ये एक देखने का हमको नज़रिया होना चाहिए। तो नेहरू जी ने जिस जिस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण किया, सब चीज़ों को खड़ा किया और उसी के साथ-साथ देखिए साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को एक अपने संविधान में भी रखना और साथ में समाज में उसको प्रेरणा देना। तो बताइए इतने बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हमने खड़े किए, जो हमारी प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार है और कोई भी देश विज्ञान की प्रगति के बगैर प्रगति नहीं कर सकता। तो ये तो वो बात है और अभी बात चल रही है, हम मंदिर कितना बड़ा बनाएँगे, किस माता की पूजा करेंगे और समाज में संबंध जो
नेहरू तो ऐसे थे व्यक्ति थे कि अल्पसंख्यकों को उनपे पूरा विश्वास था और वो भी इस विश्वास को बराबर रेसिप्रोकेट करते थे। इसको उनकी नीतियाँ ही ऐसी थी कि कभी भी किसी को लगा नहीं कि हमारे साथ पक्षपात होगा इनके रहते। अभी आज तो जिस प्रकार से आज वातावरण खड़ा हो गया है, आप देखिए साइंटिफिक टेम्पर के बदले ये एक बाबा को जाकर अपना छोटा भाई कहते हैं। बाबा जो पूरी तौर से फ्रॉड है, जो पूरी तरफ से दावा करता है कि मैं किसी की परिस्थिति समझ सकता हूँ और वो एक जादू के खेल के सरीका अपनी कला को विकसित करता है और अभी-अभी उसके आश्रम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी खबर आई है। खैर, तो जी, जी। ये जो आज जिनको और मोदी उनको अपना छोटा भाई कहते हैं। तो ये जो आज हमारे देश के चरित्र में, देश के रास्ते में गिरावट आई है, वो 11 साल में अप्रतिम गिरावट आई है। तो नेहरू जी से इनकी तुलना एक ही बात में की जा सकती है कि जैसे नेहरू जी ने देश को बनाया, संस्कृति का विकास किया, शिक्षा का विकास किया, तकनीक का विकास किया। मोदी दूसरी तरफ से इन्हीं सब चीज़ों की जड़ों को खोदने में लगे हैं। और सबसे हुँ। बड़ी बात, जो नेहरू जी ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी, अगर आपको याद है तो। जी। जबलपुर में दंगे हुए, हुँ, नेहरू जी ने सोचा ये मेरे देश में दंगे क्या हो रहा है, हिंदू-मुसलमान के आधार पे झगड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने सुभद्रा जो थी सुभद्रा जी उनको भेजा और उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हर साल होती थी। जब से हुँ, बीजेपी सरकार आई है, नेशनल हुँ, इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग सुनने में नहीं आई है। हुँ। अब तो ये 2 एक विरोधाभासी व्यक्ति हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि जो जी। हमारी आइडिया ऑफ इंडिया से हम शुरू हुए थे, उसके पूरे विपरीत एक दूसरी आइडिया ऑफ इंडिया जो केवल हुँ। मैं कहूँगा ब्राह्मणवादी विचारों पर, मनुवादी विचारों पर आधारित है, वो पूरी तौर से आज हावी हो रही है और देश के रास्ते को पूरी तरह से वो उसको एक प्रकार से उल्टी दिशा में यू टर्न में घुमाने की कोशिश कर रही है। तो सर आपने प्रतीकों की बात की। जी, नेहरू जी, अंबेडकर मुझे लगता है एक ही ध्रुव पे थे। वेरिएशंस थे, लेकिन ध्रुव पे एक ही थे। अंबेडकर ने स्टेट और माइनॉरिटी में पूरा स्टेट सोशलिज्म का आइडिया उन्होंने डेवलप किया था। जी, जी, और जितने प्रतीक लिए गए हैं संसद में या बाद के दिनों में भी वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से लिए गए थे, है ना? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से सही, लिए गए। और सही। जब 2500 वर्ष पूरे हुए थे जब बुद्ध के जन्म के, उस जयंती पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था। जी, और बहुत सारे हॉल के नाम आप देखेंगे, कनिष्क हॉल और तमाम बुद्धा और तमाम बुद्ध के नाम पे बहुत कुछ रखे गए। जी। क्या ये बीजेपी सरकार लेड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये प्रतीकों को उलट रही है, संसद ही चेंज कर दिया और जी, सिंबल भी आ गया। तो ये सिर्फ जी। प्रतीकों का बदलाव है कि वैल्यू सिस्टम का भी बदलाव? देखिए, प्रतीकों का बदलाव ये वैल्यू सिस्टम के बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। हुँ, प्रतीकों का बदलाव वैल्यू सिस्टम के बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। नेहरू अपने जीवन में अशोक से बहुत प्रभावित थे। हुँ, अशोक हुँ, चक्र जो वही उन्होंने दिया है, अशोक अशोक से बहुत प्रभावित थे। वो खुद ही कहते हैं कि भारतीय राजाओं में किसी से अगर हुँ, कुछ सीखा है जो आज के समय में लागू किया जा सकता है, तो सम्राट जी, अशोक हैं और इसीलिए उन्होंने अशोक चक्र को भी अपनाया। अभी तो जी। ख़ैर जो सिंघोल की आप बात कर रहे हैं, वो किसी ने आके नेहरू जी को भेंट दिया था। नेहरू जी ने अपने हुँ, म्यूज़ियम में रख दिया और उसको मोदी जी खोद कर ये खोज कर लाए और उसी को राष्ट्र का प्रतीक बना दिया, उसी को पार्लियामेंट का प्रतीक बना दिया और पार्लियामेंट की हुँ। जब उद्घाटन हुआ, तो उनके साथ कौन था? उनके साथ यहाँ का कोई मज़दूर, किसान, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं था। कोई उनके साथ स्कॉलर भी नहीं था, कोई स्कॉलर कोई भी नहीं स्कॉलर था। भी नहीं, धर्मगुरु थे, सिर्फ धर्मगुरु, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं और धर्मगुरु हुँ, का जो वेशभूषा है, वो देखिए आप। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रतीकों का बदलाव, ये हमारे मूल्यों के बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस कारण से हमको इसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जी, 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 जी। जो आज जो घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का ये योजना शुरू कर रहे हैं और जो निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करने वाली बेटे-बेटियों को सरकार ₹15,000 देगी। वाक़ई? अब ये देखिए ये 15 वो तो लाख नहीं पकौड़ा मिले तो तलना ये भी रोज़गार बोलते थे।
अब 15 लाख नहीं मिले, तो 15,000 कहाँ से मिलने वाले हैं? देखिए, ये ऐसे मौकों पर अपनी उद्घोषणाएँ बहुत बड़े तरीके से करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो फिर बाद में बोल देते, भई वो तो जुमला था। अब वो मीटिंग में उन्होंने कहा है कि 15,000 देंगे, अब वो 15,000 एम्प्लॉयर को देंगे ताकि इनकी सैलरी दे सकें। पर मुख्य बात ये है रतनलाल कि अगर हमारे उत्पादन के क्षेत्र में विकास ना हो, क्योंकि नोटबंदी के बाद से अगर आप देखें, तो हमारा जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो प्रैक्टिकली खत्म हो गया है और जी, वो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया था। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट के कौन से ज़रिए की बात कर रहे हैं? जी। पैसे देकर, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे देकर अगर वहाँ नौकरी नहीं रहेगी, तो ये कहाँ से योजना सफल होगी? ये थोड़ी सोचने की हुँ। बात है। जी, जी, एक अभी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर पोस्ट कि मोहन भागवत राहुल गांधी की तारीफ़ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी। भविष्य के नेता हैं, उनको ज़्यादा मज़ाक में लेना महँगा पड़ेगा। उनके परिवार का इतिहास बताता है कि राहुल जी को हल्के में लेना सही नहीं होगा। ये मोहन भागवत का बयान। नरेंद्र मोदी आरएसएस का की तारीफ़ कर रहे हैं, मोहन भागवत राहुल गांधी की तारीफ़ कर रहे हैं। कैसे देखा जाए? देखिए, मेरे ख़्याल से तो ये जो आरएसएस थोड़ी तरफ से मोदी से थोड़ा नाराज़ चल रहा है, क्योंकि जब से हुँ, इन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, इनका जो घमंड दिखा नॉन बायोलॉजिकल होने में, 400 पार का नारा देने में और फिर इसके बाद जैसे उन्होंने बिना प्रोसीजर को फ़ॉलो किए, क्योंकि उनको विपक्षी दल का नेता किसी ने चुना नहीं था। पूरे सब हुँ, जो विपक्ष था, सबने मिलकर उनको नेता चुना। वो तो बीजेपी की पार्लियामेंट की बैठक भी नहीं होने दी और ऐसी हुँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे अभी मोदी जी के सितारे आरएसएस की आँखों में गर्दिश में हैं। तो इसीलिए मोहन भागवत जी अभी इधर की भी बात करते हैं। अभी उन्होंने बात की शिक्षा और स्वास्थ्य, ये लोगों की पहुँच के बाहर हो रहा है। तो ये शायद आरएसएस चाहता है कि बीजेपी की सरकार रहे, पर जो जिस प्रकार से मोदी ये चला रहे हैं, वो शायद उनको पसंद नहीं है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और दोस्तों एक बार आप सबको फिर से आज़ादी के 78 वर्ष पूरे होने की बधाई। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरी थैंक तरफ यू सर। से मेरी थैंक यू।